स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और एक बुक है अर्थशास्त्र वाली। उसके प्रश्नोत्तर को हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हम पहला चैप्टर कर चुके हैं। आगे सारे के सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है, नहीं हुई है। तो इसका आंसर बता देना है। दूसरा है क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तृतीयक क्षेत्रक के या कृषि क्षेत्रक के। थर्ड, क्षेत्रक के यानी कि संगठित या असंगठित भर देना है। संगठित या असंगठित क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। और चौथा है भारत में छोटी या बड़ी, इनमें से एक को भरना है, जनसंख्या छोटी या बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कपास एक मतलब कि कैसा उत्पाद है, प्राकृतिक या विनियमित उत्पाद है। और कपड़ा एक मतलब इन्हीं दो में से चुन के लिखना है। नेक्स्ट है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां हैं, तो ये परस्पर निर्भर हैं। चलो तीनों के सभी के अब भर लेते हैं। तो सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि उतनी तो नहीं हुई है ना, तो नहीं हुई है। दूसरे में क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो प्राथमिक के तो करते हैं, तृतीयक के नहीं करते हैं। तीसरा, क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा है, तो संगठित क्षेत्रक के। चौथा है भारत में बड़ी संख्या में लोग असंगठित हैं, मतलब ठेले वेले लगाए हुए हैं, किसी के लिए भी काम कर रहे हैं असंगठित होकर। कपास एक कैसा प्राकृतिक उत्पाद है, और उसी का अगर कपड़ा बना दिया जाता है तो वो विनियमित उत्पाद है। नेक्स्ट है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां परस्पर निर्भर हैं, है ना। से कपास से प्राथमिक, तो ये सब देख लो। कृषि, संगठित, बड़ी, ये अपन ने भर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। पहला, रोजगार की शर्तें। दूसरा, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव। तीसरा, उद्यम में स्वामित्व। और चौथा, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो अपन ने पढ़ा था कि एक होते हैं निजी स्वामित्व और एक होता है सार्वजनिक, एक होता है, तो एक ऐसे उद्यम के स्वामित्व के आधार पे हैं। नेक्स्ट सवाल है जिसमें पूछा जा रहा है एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्राकृतिक उत्पादन कहाँ पे होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में ही होता है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं के मूल्य को, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। तो मध्यवर्ती भी उसमें शामिल ही होती हैं वैसे, तो सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, घा वाला। जीडीपी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्रक की भागीदारी थी कितनी, 50-60%। तो उद्यम के स्वामित्व के आधार पर पहला देखा था, प्राथमिक वो सभी मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं जीडीपी कहते हैं, और 50-60% ए रहा है 2003-04 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कृषि क्षेत्रक की समस्याएं। पहला, असंचित भूमि। दूसरा, फसलों का कम मूल्य। तीसरा, कर्ज भार। चौथा, मंदी काल में रोजगार का अभाव। चौथा, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज देना। अब इसके उपाय क्या हैं कृषि क्षेत्र की ये समस्याओं के, तो मतलब इनको इनसे मिलाना है। तो यहाँ मिलाया बना हुआ है, इनको देख लेते हैं। तो एक में यानी कि सरकार द्वारा नहर का निर्माण करवा दिया जाए तो संचित भूमि, जो असिंचित भूमि है वो सिंचित भूमि बदल जाएगी। दूसरे में फसलों का कम मूल्य मिल रहा है,
तो इसके लिए क्या है कि सहकारी विपणन समितियां हैं। तीसरे में कर्ज भार, तो कर्ज भार के लिए यानी कि कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। चौथा है मंदी काल में रोजगार का अभाव, तो इसके लिए कृषि आधारित मिलों की स्थापना की जानी चाहिए। पांचवा है कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली की जानी चाहिए। तो ये है मतलब किसी क्षेत्र की एक साइड समस्या दी गई है, दूसरे उपाय दिए गए हैं, फिर जोड़ी मिलाने के लिए कहा गया है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। यहाँ सवाल है असंगत की पहचान करें और बताइए। तो पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार। तो निर्देशक फिल्म को निर्देश करने वाला, धोबी कपड़े धोने वाला, दर्जी कपड़े सिलने वाला और कुम्हार मिट्टी के बर्तनों में। पर्यटन थोड़ा अलग लग रहा है, तो पर्यटन अलग। इसमें शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील। तो शिक्षक सरकारी नौकरी है, डॉक्टर भी एक नौकरी है, सब्जी विक्रेता लेकिन असंगठित क्षेत्र वाला काम है, वकील भी संगठित क्षेत्र वाला है। चलो नेक्स्ट, डाकिया, मौची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। डाकिया, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल ये सब सरकारी हैं, जबकि मौची अपने मन से काम करता है, तो ये अलग हो गया। चौथा है MTNL और भारतीय रेल, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस, ऑल इंडिया। तो ये सब कैसे हैं, ये सब के सब मतलब कि सरकार के हैं, जबकि सहारा एयरलाइंस प्राइवेट है। तो यहाँ पे सहारा एयरलाइंस हो जाएगा, ठीक है। गा वाला आंसर तो इधर ये लोग खा ही गए हैं वैसे, लेकिन ए वाला तो पर्यटन सही था अपन का, सब्जी विक्रेता सही था, मौची असंगत है, ए भी सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन है एक छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों से मिलकर निम्न आंकड़े निकाले। कार्यस्थान, सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालय और कारखाने में रोजगार की प्रगति और श्रमिकों का प्रतिशत कितना रहा, ये निकाला। औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजार में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे अगर वो कोई काम कर रहा है तो सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालय यानी सरकारी कार्यालय, सरकारी कारखाने में काम कर रहा है तो उसे अपन संगठित कहेंगे। और ऐसे कितने लोगों की संख्या है, 15% की। औपचारिक अधिकार पत्र मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और फिर अपनी दुकान या कार्यालय या क्लिनिक खुला है, तो ये भी संगठित में ही आएंगे, लेकिन मतलब कि दोनों ही होंगे इनके साथ। ऐसे के प्रतिशत है 15। सड़क पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, उनका प्रतिशत मतलब इन्हें कैसे कहेंगे, असंगठित। और ऐसे की संख्या है 20%। छोटी कार्यशालाएं जो प्राय सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, तो ये भी एक। तो अब आओ इस सारणी में देखते हैं किसको क्या कहेंगे। तो इन्हें क्या कहा जाता है, संगठित कहा जाता है। इन्हें भी संगठित कहा जाता है जिनके पास में वो रजिस्ट्रेशन होता है। सड़क पर जो खड़े होकर लोग चाट, समोसा और किसी घरों में काम कर रहे हैं मतलब कि केवल एक दिन के लिए, तो उन्हें असंगठित कहा जाता है। छोटी कार्यशालाएं जो प्राय सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, वो भी असंगठित है। इनका प्रतिशत ए रहा। इस शहर में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या 70% है, क्योंकि देखो ए है 50%, ए है 20%, कितना हो गया, 70% हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। और नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है कि क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? बिल्कुल है। व्याख्या कीजिए कैसे। तो आंसर है समाज में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगे रहते हैं। कोई वस्तुओं का उत्पादन करता है, कोई वस्तुओं को बेचता है या फिर अन्य काम में लगे रहते हैं। इन सब आर्थिक क्रियाओं को तभी समझा जा सकता है जब हम उन्हें विभिन्न भागों में विभाजित कर देते हैं। इसलिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटकर उन्हें समझने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में केवल वे क्रियाएं शामिल की गई हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही की जा सकती हैं, जैसे कृषि कार्य, पशुपालन आदि। द्वितीयक क्षेत्र में वे क्रियाएं शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना तथा कपास से कपड़ा बनाना।
तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण न करके केवल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे बैंकिंग, परिवहन तथा संचार सेवाएं आदि। ये महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं क्योंकि अन्य प्रकार की क्रियाओं का विकास इन्हीं पर निर्भर करता है। तो इस वजह से ये जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में का विभाजन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इससे मतलब आसानी से हम किसी की भी पहचान कर सकते हैं कि कौन किस क्षेत्र में काम कर रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल है, इस अध्याय में आय प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए, चर्चा करें। आंसर है, इस अध्याय में आय प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर ही केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों यानी कि कौन से दोनों, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य भी रहे हैं। हमने जाना कि तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में महत्वपूर्ण स्थान है। समय के साथ तीनों क्षेत्रक के योगदान में वृद्धि हुई, परंतु सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्रक का रहा है। हम जानते हैं कि रोजगार सभी क्षेत्रों में बढ़ा है, किंतु अभी भी भारत की लगभग 60% जनता प्राथमिक क्षेत्रक में लगी हुई है। यह सारी जानकारी हमें तभी मिल पाई जब हमने उनका सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार के क्षेत्र में मूल्यांकन कर लिया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार से जोड़कर कई लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे गरीबी निवारण, आधुनिक तकनीकी का विकास, आर्थिक क्षेत्र में विकास की असमानताओं को कम करना आदि। तो इस वजह से हमें जीडीपी और रोजगार पे मतलब फोकस रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए। उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो आप अपने आसपास देख रहे होंगे, जैसे मैं हूँ तो मैं टीचिंग कर रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड नर्सिंग कर रही है, कोई वकील कर रहा है, कोई मतलब कि किसी एयरफोर्स में है, कोई किसी में, ऐसा सब अलग अलग काम कर रहे हैं, और बहुत सारे खुद का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे अलग अलग हैं, तो जितने हैं उन सबको लिख लेना है। जीविका के लिए काम करने वाले आसपास के वयस्कों को हम निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, कार्य की प्रकृति के अनुसार, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कर रहे हैं, द्वितीयक में या तृतीयक में। तो प्राथमिक क्षेत्र वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग द्वारा की जाती है उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे कृषि कार्य, खनन कार्य, मत्स्य पालन आदि। द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का प्रयोग करके विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। तीसरा, तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता है, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवाएं प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अंदर बीमा, बैंकिंग, रेलवे संचार तथा परिवहन आदि को शामिल किया जाता है। ये तो हो गया कार्य की प्रकृति के अनुसार, ठीक है। अब रोजगार की दशा के अनुसार कि संगठित है या असंगठित, रोजगार की दशाओं के आधार पर वर्गीकरण। रोजगार की दशाएं किस प्रकार हैं, इस आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र, इसमें वे गतिविधियां आती हैं जिनमें रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा इन्हें सरकारी नियमों को मानना पड़ता है। दूसरा, असंगठित क्षेत्र, ये क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं, इसमें रोजगार की अवधि तथा नियम, उपनियम आदि निश्चित नहीं होते हैं। ये दो तरह से बांट लिया। अब तीसरा है उद्योग के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, मतलब उसका स्वामी, मालिक कौन है उस उद्योग का। विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ किसके स्वामित्व में, इस आधार पर इनका वर्गीकरण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किया जा सकता है। उपरोक्त आधार पर हम आसपास के को इस प्रकार से सूचीबद्ध कर सकते हैं। कैसे? किसान, सरकारी स्कूल के अध्यापक, वकील, दर्जी, धोबी, डाकिया, श्रमिक, लिपिक। प्राथमिक क्षेत्रक तृतीय। अब ऐसे लिखा हुआ है कि कैसे किस में किया जाए। जैसे किसान है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में केवल है, लेकिन अगर सरकारी स्कूल का अध्यापक है तो वो तृतीयक में है, यानी सेवा प्रदान कर रहा है। संगठित है यानी कि उसके नियम, कार्य, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा है। वकील है तो उसका भी सेम है कि संगठित भी तृतीयक क्षेत्र है, क्योंकि वो वकील सेवा दे रहा है, संगठित है और सार्वजनिक क्षेत्र। अगर बात दर्जी की जाए तो वो
तृतीय क्षेत्र में काम कर रहा है, सेवा दे रहा है, लेकिन असंगठित तरीके से दे रहा है और सार्वजनिक यानी कि सबके लिए ओपन है उसकी सब वो। तीसरा है धोबी, तो धोबी भी तृतीय क्षेत्रक में असंगठित है और निजी क्षेत्र का काम है। और डाकिया संगठित क्षेत्र का काम है, तृतीय क्षेत्र का काम है सार्वजनिक है। श्रमिक हो गया इस तरह से बताया गया है कि एक ही इंसान 2 में 3 में तरीके से फिट करा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है, साधारण व्याख्या कीजिए। आंसर है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं, जिसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं को ट्रक और ट्रेन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा बाजार में बेचना आदि तृतीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोनों, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है। ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। इस प्रकार तृतीय क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है जिनका प्रयोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो मान लो एक परिवार है, एक क्या है परिवार है, उसमें 4 सदस्य हैं, ठीक है। क्या कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। वो अगर मम्मी पापा होते हैं तब भी काम चल जाता है, उनके खेत का, ये उनका खेत है, और अगर उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी उनका काम चल जाता है। तो इसको कौन सी बेरोजगारी करेंगे, अभी देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते तो दिखाई देते हैं, किंतु उसका वास्तव में कोई उत्पादकता वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती। मतलब उनके लड़के 2 बच्ची काम कर रहे थे, तब भी उत्पादन तो उतना ही होना था, मतलब तब भी फसल तो उतनी उगनी थी जितनी मम्मी पापा अकेले कर रहे हैं तब उग रहे। तो इस तरह की बेरोजगारी को गुप्त या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए, जैसे बच्चे और बच्ची को हटा दिया गया, तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के गांव में कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता। इससे प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। इस प्रकार शहरों में प्रच्छन्न बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसायों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी गुप्त बेरोजगारी तो हम पढ़ चुके हैं, हम बात करते हैं खुली बेरोजगारी। वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है, किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है, वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता। अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे काम करने नहीं मिलता है। वह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब काम करने के लिए लोग खड़े हुए हैं चौराहों पे, लेकिन उन सबको काम मिलेगा ही एक पक्का नहीं है, क्योंकि इतनी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी है गुप्त बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में वे बेरोजगार हैं। जैसे भूमि के टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोग के काम करने पर होता। ऐसे में 3 अतिरिक्त व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वह छुपे हुए बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास उनके काम से उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, इससे कैसे सहमत होंगे। तो आंसर है, किसी भी देश के आर्थिक विकास में तृतीय क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग तृतीय क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। हम इस कथन से सहमत नहीं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में घरेलू तृतीय क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है, क्योंकि योजना काल के दौरान 1973 से 2003 तक 30 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। इस काल में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% थी, जबकि तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% थी। इस प्रकार रोजगार के आधार पर तृतीय क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर लगभग 300% रही है, जो द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र से कहीं ज़्यादा है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इसको अपन एक ऐसे कह सकते हैं कि
एक अब आरेख है, देख लिया अपन ने। यहाँ 0 से लेके और 100 तक GDP बढ़ती जा रही है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र बताया गया है। तो ए है प्राथमिक क्षेत्र, ए है द्वितीयक क्षेत्र और ए है तृतीयक क्षेत्र। ये 1973 में था और 2003 में ए बचा प्राथमिक क्षेत्र, ए बचा द्वितीयक क्षेत्र और सबसे ज़्यादा है हमारा तृतीयक क्षेत्र। फिर दूसरा बनाया है एक और, जिसमें 1973 और 2000 को दर्शाया गया है। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र इतना ज़्यादा था, 2000 में इतना हुआ, और द्वितीयक क्षेत्र तो इतना सा था, अभी भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो और 2003 में अचानक से इतना बूम कर गया है ना। चलो, अच्छा, GDP की हिस्सेदारी आरेख 2। अब ये दोनों आरेख बना दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं, ये लोग कौन हैं? आंसर है, भारत में सेवा क्षेत्र में दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं। हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। भारत में ये दो प्रकार के लोग हैं, अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक। दूसरे हैं अकुशल तथा अशिक्षित श्रमिक। सेवा के क्षेत्र में अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक इसलिए लगे हैं क्योंकि आधुनिकीकरण के साथ साथ सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण अत्यंत कुशल श्रमिकों की सेवा क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन इत्यादि सेवाओं में लगे हुए हैं। ये अकुशल व अशिक्षित श्रमिक हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से जीविका का निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसे कि ऑटो ड्राइवर हो गए, कार ड्राइवर हो गए, ये भी एक जगह से दूसरी जगह किसी को ले जा रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी तृतीयक क्षेत्रक है। जबकि कई लोग जैसे कि इंटरनेट का यूज करके लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, वो भी तो कुशल हैं तो वो ज़्यादा कमा पा रहे हैं, अकुशल हैं तो वो कम कमा पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। इनमें नियमों का पालन नहीं होता है। यहाँ कम वेतन वाले रोजगार हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक कम वेतन पर काम करते हैं। उनका प्राय शोषण किया जाता है। उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम होती है और नियमित नहीं होती। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और ना ही इसमें लाभ है। तो इस तरह से पूरी तरह शोषण हो रहा है, ये तो नहीं कह सकते कि बहुत शोषण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? तो रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां दो वर्गों में बांटी जाती हैं, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में क्या होता है कि संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। उन्हें सरकारी विनियमों का पालन करना होता है। इसे संगठित क्षेत्रक कहते हैं। इसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक समय काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे सवेतन अवकाश, सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान पाते हैं। वे सेवानिवृत्ति पर पेंशन भी पाते हैं। असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। ये इकाइयाँ अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इनमें नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता है। यहाँ कम वेतन वाले रोजगार हैं और यह नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण से छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार में भारी अनिश्चितता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण के काम से हटाया जा सकता है। इससे रोजगार में संरक्षण नहीं है तथा कोई लाभ नहीं है।
तो ये संगठित असंगठित क्षेत्र हो गए, जो कि किस आधार पर, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर। नेक्स्ट है संगठित और असंगठित क्षेत्र की तुलना कीजिए। संगठित और असंगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थितियों में बहुत अंतर पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रकों की तुलना निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। तो एक तरफ लिख लीजिए संगठित क्षेत्र, एक तरफ लिख लीजिए असंगठित क्षेत्र। पहला पॉइंट है कि ये क्षेत्रक यानी संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, असंगठित क्षेत्रक ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। संगठित क्षेत्र सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्रकों में सरकारी नियमों विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। तीसरा है संगठित क्षेत्रक यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है कि 8 घंटे ही काम करना है, 14 घंटे ही काम करना है। वैसे 14 घंटे तो काम नहीं करना है, लेकिन 8 घंटे ही रहता है। इस क्षेत्रक में कर्मचारियों को कम सुरक्षा मतलब यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। चौथा है इस रोजगार में कर्मचारियों को मतलब काम करने वाले को सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, उन्हें सवेतन छुट्टी मिलती है, यानी छुट्टी भी मिलती है और उसकी वेतन भी मिलती है। भविष्य निधि, सेवानुदान आदि प्राप्त होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्रक में ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा नहीं मिलती है। यहाँ सवेतन, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें भूमिहीन श्रमिक इसमें कौन आता है, तो सरकारी संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान तथा बड़ी कंपनियों में काम करने वाले आते हैं। और इसमें भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिक, कबाड़ उठाने वाले लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार मनरेगा योजना 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई। दूसरा, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रही तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। तीसरा, इस अधिनियम में उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्य की तुलना कीजिए। आंसर है सार्वजनिक क्षेत्रक वे उद्योग जो सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं, जैसे भारतीय रेल, लोहा इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण आदि। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी वस्तुएं या सेवाओं का निर्माण होता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी हैं। इनका उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि सार्वजनिक लाभ इनका उद्देश्य होता है। इस क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्रक वे क्षेत्रक हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, निजी क्षेत्रक कहलाते हैं। इसमें वे उद्योग आते हैं जो आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे टेलीविज़न, एयर कंडीशन, फ्रिज आदि बनाने वाले उद्योग। ये गतिविधियाँ निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। निजी क्षेत्र कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह ऐसा कोई काम करता भी है तो उसकी कीमत लेता है, जैसे निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय से अधिक फीस वसूलते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण बाजारी शक्तियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने क्षेत्र से एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए। विद्यार्थी इस कार्य को स्वयं करें। सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन में संगठित क्षेत्र तथा अव्यवस्थित प्रबंधन संगठन में असंगठित क्षेत्र का हवाला दे सकते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी अस्पताल हो गए। अव्यवस्थित में अगर कहें तो कह देंगे चाट समोसा बेचने वाले लोग और ठेले लगाने वाले। निजी क्षेत्रक में अगर कहें तो जैसे कि ये स्कूल जो छोटे छोटे हैं ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्य
कार्यान्वयन किया जाता है। आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के 3 उदाहरण हैं, डाकघर, रेलवे और बैंक। इन गतिविधियों का संचालन सरकार करती है। इसके कई उदाहरण। पहला, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु इन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं क्योंकि इनमें व्यय बहुत अधिक होता है। दूसरा, कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। निजी क्षेत्रक उन व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। तीसरा, अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना भी सरकार की अनिवार्यता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही किया जाता है। ऐसी गतिविधियां जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को है, जैसे सड़क, पुलों, रेलवे, पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना सार्वजनिक क्षेत्र का काम है। सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है। सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदाम में भंडारित करती है और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करती है। सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे प्राथमिक कार्य भी सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इस प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आंसर है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। इसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, मजदूरी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को काम करने का समय निश्चित नहीं है। उन्हें 10 से 12 घंटे तक बिना ओवरटाइम के काम करना पड़ता है। इन श्रमिकों में प्राय रोजगार सुरक्षा का अभाव है। गरीबी के कारण ये प्राय कम मजदूरी दरों पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए इन्हें इस संदर्भ में सुरक्षा दी जानी चाहिए और इनके काम के घंटों को तय किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सुरक्षा। इस दिशा में श्रमिक प्राय जोखिम वाले कार्यों में संलग्न रहते, जैसे ईंट उद्योग, कोयले की खान आदि में कार्य करते हैं, अतः इनकी सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। ये श्रमिक गरीब होते हैं, इनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, ये स्वास्थ्य के विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। इन कारणों से इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। इनके स्वास्थ्य के संदर्भ में भी कदम उठाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नगर के 15 लाख श्रमिकों में से 11 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वर्ष 1997-98 में नगर की कुल आय 600 करोड़ रुपए थी। इसमें से 320 करोड़ रुपए संगठित क्षेत्र से प्राप्त होते थे। इस आंकड़े को सारणी में प्रदर्शित कीजिए। नगर में और अधिक रोजगार सृजन के लिए किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए। तो 1997-98 में अहमदानगर के आंकड़े अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक संगठित असंगठित संगठित में कितने लोग 4 लाख लोग काम कर रहे थे और मतलब असंगठित क्षेत्र में 11 लाख लोग काम कर रहे थे। आय कितनी थी इसकी, तो इसकी थी 32 लाख और इसकी थी 28 लाख। 32,000 और इनकी थी 28,000, टोटल 60,000। ठीक है, आय लाख में 60,000 लाख। चलो, इन आंकड़ों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि संगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की तुलना में कम श्रमिक लगे हैं, किंतु उनकी आय असंगठित क्षेत्र से ज़्यादा है। इसका यह अर्थ हुआ कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बहुत कम वेतन मिलता है। नगर में अधिक रोजगार के सृजन के लिए इन तरीकों को अपनाया जा सकता है। पहला, शिक्षा के स्वरूप को बदलना होगा। शिक्षा तकनीकी और व्यावसायिक हो ताकि अधिक से अधिक लोग काम करने लगें। दूसरा, लोगों को स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए उचित वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित तालिकाओं में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी रुपए आंकड़ों में दिया गया है। वर्ष 1950 और 2000। प्राथमिक क्षेत्र में कितने 80,000, द्वितीय क्षेत्र में 19,000 और तृतीय क्षेत्र में 39,000। और 2000 में 3,14,000, द्वितीय क्षेत्र में 2,80,000 और तृतीय क्षेत्र में 5,55,000। वर्ष 1950 एवं 2000 के लिए जीडीपी में तीन क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए। दूसरा अध्याय में दिए गए आरेख 2 शिक्षा के स्वरूप को बदलना होगा। शिक्षा तकनीकी और व्यावसायिक हो ताकि अधिक से अधिक लोग काम कर सकें। ये पॉइंट हो गया था अपना। नेक्स्ट है लोगों को स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए उचित वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी रुपए में दिया गया है। ये अपन ने सारा पढ़ लिया था और ये भी पढ़ लिया था, निष्कर्ष देना था। ये इधर से बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनाना था तो आप देख लें, बता दूँ या चलो बता ही देती हूँ। तो ये अपन ने पढ़ ही लिया था। तो 1950 से 2000 के लिए जीडीपी में तीन क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए। दूसरा अध्याय में दिए गए आरेख 2 के समान इसे दंड आरेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तीसरा दंड आरेख से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब पहले तो अपन को इस तरह से बना लेना है। तो 1950 में और 2000 में प्राथमिक क्षेत्र में 58% काम कर रहे थे और द्वितीय क्षेत्र में 14% और तृतीय क्षेत्र में 28%। एक कम हो गया प्राथमिक क्षेत्र 27%, द्वितीय क्षेत्र बढ़ गया 25% और तृतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा बढ़ गया। इस तालिका के आधार पर से दंड आरेख का निर्माण किया जा सकता है। देखो तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा था, फिर द्वितीय क्षेत्र था, फिर तृतीय क्षेत्र था, लेकिन अब प्राथमिक क्षेत्र है, फिर उससे छोटा मतलब कि द्वितीय क्षेत्र है, फिर तृतीय क्षेत्र है। अब इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। तो निष्कर्ष निकलता है इस दंड आरेख से सिद्ध होता है कि सकल घरेलू उत्पाद में जहाँ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58% से 27% कम हो गया, वहीं द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है। द्वितीय क्षेत्र में 14 से 25 हो गया है प्रतिशत, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 28 से 48% हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी में हुई है। तो ये था चैप्टर 2। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर एक जगह पे मिल गए होंगे, आपको यहाँ वहाँ तड़पना नहीं पड़ा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में अपन 3rd चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का जो 3rd चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर एक साथ वीडियो ना देखा जाए तो पार्ट्स में देख लेना 2 बार, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, 40 मिनट के समथिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।